हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम सब पढ़े थे बोर्स एटॉमिक्स स्पेक्ट्रम, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स हाइड्रोजन आइटम के लिए देखे थे। आज की क्लास में जो हम लोग को डिटरमाइन करना है, जो आपका सिलेबस में दिया गया है बीएससी के लिए, वो आपका है वेव थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक है, वेव थ्योरी ऑफ मैटर्स के बारे में पढ़ना है। जरा पिछला क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। बोर्स साहब ने जो अपना पोस्टुलेट किया था वो किस आइटम्स के लिए किया गया था? हाइड्रोजन्स आइटम्स के लिए दिया गया था। अगर हाइड्रोजन्स के बारे में थोड़ा इसके बारे में जानते हैं तो हाइड्रोजन्स का जो एटॉमिक्स नंबर होता है वो हाइड्रोजन्स का एटॉमिक्स नंबर 1 होता है। तो इसका जब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s1 आएगा। यानी कि ऑब्वियसली अगर इसका ऑर्बिटल पिक्चर हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन्स का, तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? मूव करेंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन्स का स्पेक्ट्रम को शो किया या फिर इसको पोस्टुलेट किया, इसका रेडियस को डिटरमाइन किया था उन्होंने, इसका वेलोसिटी को भी डिटरमाइन किया था, काइनेटिक्स एनर्जी को डिटरमाइन किया था, एंगुलर मोमेंटम को भी इन्होंने फाइंड किया था। ठीक है, ये थ्योरी इसके लिए बहुत अच्छा रहा, जस्टिफिकेशन और थ्योरेटिकल्स भी इसका बहुत अच्छा रहा। लेकिन मान लीजिए कि हाइड्रोजन एटम्स के अलावा हम लोग दूसरा एटम्स ले लेते हैं, जैसे हीलियम ले लेते हैं। ठीक है, जब हीलियम आइटम लेते हैं तो इसका एटॉमिक्स नंबर 2 हो जाता है, और जब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 आ जाता है। या फिर मान लीजिए कि आपके पास कार्बन है, तो कार्बन का जब आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपके बीच में क्या पाने को मिल जाएगा? 1s2, 2s2 और 2p2 देखने को मिल जाएगा। जरा सोचिए, एक आइटम्स के लिए बोर्स एटॉमिक्स का पोस्टुलेट आया। अब इन सारे सिचुएशन में मेरे पास अलग अलग आइटम्स आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, एस ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ सबसेल बढ़ते जा रहे हैं, ऑर्बिटल्स बढ़ रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन करना, फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। ये सारे साइंटिस्ट के बीच में आ गया, हलचल मच गया कि अब इसका सॉल्व हम लोग कैसे कर सकते हैं। और बोर्स का जो पोस्टुलेट आया था वो सिर्फ हाइड्रोजन आइटम के लिए ही आया हुआ था। जब अलग अलग आइटम्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर को फाइंड करना है, इलेक्ट्रॉन्स को डिटरमाइन करना है, ये कैसे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में अलग अलग साइंटिस्ट आए और उस पर वर्क किए और इंटरेस्टेड भी था। बाद में चलकर इस थ्योरी को सुलझाने के लिए 2 अलग मैकेनिक्स आया, अलग थ्योरम हम लोग कह सकते हैं, जो कि फर्स्ट आपका बोर्ड में मेंशन है, वेव थ्योरी ऑफ मैटर। अगर इसके बारे में थोड़ा सा अगर डिस्कस करते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ पे 2 लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए काम किए हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका ये क्या हो गया? एटॉमिक स्ट्रक्चर फाइंड करना है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में फाइंड करना है। तो 2 थ्योरी आया था। फर्स्ट थ्योरी हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि पहला जो आया वो वेव नेचर का थ्योरी आ गया। क्या आ जाएगा? फर्स्ट आपका वेव नेचर आ जाएगा, वेव नेचर्स थ्योरी आ जाएंगे, या फिर वेव मैकेनिक्स हम लोग कह सकते हैं। हाँ, वेव मैकेनिक्स हम लोग कह सकते हैं। दूसरा थ्योरी जो आया उस थ्योरी को हम लोग कह सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्या कह सकते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, वेव मैकेनिक्स में जो अलग अलग साइंटिस्ट काम किए थे वो इसका थ्योरी जो मेरा आया था शायद 1924 में, ये थ्योरी पोस्टुलेट किया गया था। इसके अंदर 2 लोग आए थे, 2 लोग इस पर काम किए थे। जो पहला आपका था डी ब्रोगली थे। क्या आए थे? डी ब्रोगली वेव इक्वेशन हम लोग कह सकते हैं, या फिर हम लोग दूसरा कह सकते हैं सोनडिंगर वेव इक्वेशन काम किया, जो कि वेव पे रिलेटेड था। वेव इक्वेशन हम लोग कह सकते हैं, या वेव पे रिलेटेड था कि कोई भी आइटम्स का अगर स्ट्रक्चर हम लोग देते हैं तो ये जो आइटम्स होगा वो आपका न्यूक्लियस के सर्कुलर ऑर्बिट में, फिक्स पाथ में, अगर उसके सराउंडिंग में अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है वो एक पार्टिकल्स भी है, एज वेल एज एक वेव है। वेव के भांति एंगुलर मोमेंटम में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। जो कि ये 2 लोग का मानना था, डी ब्रोगली साहब का और दूसरा किसका था? सोनडिंगर का मानना था। लेकिन इसी के बाद में आइंस्टाइन ने एक वर्क कर रहा था फोटोन डिफ्रैक्शन पे, जिन्होंने ये प्रूव किया था कि फोटो में, यानी कि सनलाइट में, अभी कोई भी लाइट में 2 नेचर पाया जाएगा। पहला पार्टिकल्स नेचर, दूसरा क्या होगा? फोटो नेचर, यानी वेव नेचर्स। ठीक है, तो वहाँ पे एक वर्ड आया था क्वांटम, उस पर जो काम कर रहा था। इसी थ्योरी के हेल्प से इसको 3 अलग अलग लोग ने इस पे काम किया, जो कि मानना था कि किसी भी आइटम्स का स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देते हैं तो उसका डिटरमाइन हम लोग कर सकते हैं स्ट्रक्चर को कि ये वेव नेचर से एज वेल एज पार्टिकल्स नेचर है। फर्स्ट का जो नाम आया था उसको हम लोग लिख सकते हैं हाइजेनबर्ग। पहला कौन थे?
हाइजेनबर्ग था, दूसरा बोर्न थे, और थर्ड जो आया था इसी में वर्क कर रहा था डिराक। इन्होंने तीनों लोग ने मिलकर किस पे काम किया? क्वांटम मैकेनिक्स पे। और दो लोग मिलकर किस पे काम किया था? वेव मैकेनिक्स। ये सारे हम लोग किसके अंदर देख रहे हैं? मेटर के अंदर। और किसी भी मेटर के अंदर ही एलिमेंट्स होगा और उसी एलिमेंट्स के अंदर आइटम्स होगा, आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स ये सारे होंगे। तो ओबियसली ये जो तीनों लोगों ने जो वेव मैकेनिक्स पे काम किया था वो एक स्मॉल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पे काम किया जिसके अंदर लाइज कर सकता है कोई भी आइटम्स के अंदर बात किया तो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन्स भी हो सकता है, या फिर हम लोग न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। ये स्मॉल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पे इन सारे लोग ने वेव थ्योरी को अप्लाई किया, जो कि उसका शेप और साइज को डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं था, इम्पॉसिबल था। पर इस थ्योरी के जरिए से इन्होंने दिखाया कि कोई भी आइटम्स को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, इसका शेप, साइज और इसका सारे जो कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स दिया होगा उन सारे को। इसी से रिलेटेड हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं वेव थ्योरी ऑफ मैटर। अभी हम लोग क्या देखें? वेव मैकेनिक्स। क्या देखें हम लोग? वेव मैकेनिक्स हम लोग देखें, ठीक है। वेव मैकेनिक्स हम लोग शो किए। अब इसके अंदर फर्स्ट जो आया हुआ था वो कौन थे? डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। तो हम लोग लिख सकते हैं वेव इक्वेशन के अंदर फर्स्ट नेम क्या लिख सकते हैं? डी ब्रोगली वेव इक्वेशन हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। डी ब्रोगली वेव इक्वेशन आपका कब आया था? 1924 में इन्होंने अपना एक इक्वेशन दिया था। इस इक्वेशन के अंदर इन्होंने मानना था इसका कि जितने सारे मेटर्स हैं उसमें ड्यूअल नेचर होता है। कैसा नेचर होगा? ड्यूअल नेचर्स का इन्होंने बात किया, ड्यूअल नेचर्स का बात किया। फर्स्ट नेचर इसके अंदर क्या आ जाएंगे? फर्स्ट नेचर इसके अंदर पार्टिकल्स का बात किया कि कोई भी मेटर्स हैं तो उसके अंदर एक पार्टिकल्स है तो उसको हम लोग कह सकते हैं पार्टिकल्स नेचर। और सेकेंड नेचर को मानना था इसका वेव नेचर्स। सेकेंड नेचर क्या बोला? वेव नेचर्स। उसी दौरान आइंस्टाइन क्या कर रहा था? कह सकते हैं कि उसी दौरान आइंस्टाइन अर्लियर सजेस्ट कर रहा था कि लाइट एक क्वांटम है जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज को पाया जाएगा। फोटॉन्स के अंदर दोनों प्रॉपर्टीज होंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी उसके अंदर अगर एनर्जी है तो उसके अंदर मास होगा, अगर उसके अंदर मास है तो उसके अंदर शेप होंगे, साइज होंगे, जो हम लोग मेटर्स के प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो पार्टिकल्स के बारे में काम किया। तो जो डी ब्रोगली साहब थे उन्होंने क्या किया कि दोनों के नेचर्स को ले लिया, प्लैंक्स का भी नेचर्स को लिया, एनर्जी रिलेशनशिप ले लिया, और पार्टिकल्स नेचर जो आपका बात किया था आइंस्टाइन ने, ये दोनों को लिया और उन्होंने एक इक्वेशन को प्रूव किया जो मेरा साइड में लिखा हुआ है। अगर इस इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी मेटर्स होता है पार्टिकल्स नेचर। फर्स्ट क्या हो जाएगा? पार्टिकल्स नेचर, पार्टिकल्स नेचर ऑफ मैटर के बारे में अगर बात करें तो हम लोग एक इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि एनर्जी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा? मास का। अब समझिए, अगर मान लीजिए पीस ऑफ चौक है, ये आपस में पैक, इसके अंदर एनर्जी है, तोड़ने में हमें बल लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मास है तभी इसके अंदर एनर्जी है। लेकिन इन्होंने जो काम किया वो नॉन जीरो मास पे भी काम किया, जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स जिस पे जीरो नेगेटिव में है। पर ये सिंपल के लिए हम लोग कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स नेचर होता है वो एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका? मास का। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग हटाते हैं तो आइंस्टाइन का जो रिलेशनशिप आया था वो क्या आ गया था? mc²। यहाँ पे बात को समझो, लेट्स करो कि आपके पास कोई मैटर है, आप उसको देख रहे हो, उसका वेट है, शेप है, साइज है, मास है, वॉल्यूम है, लेकिन उस पर अगर लाइट ही नहीं पड़े तो आप उस वस्तु को, उस मैटर को नहीं देख सकते हो। इसीलिए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं m = मास ऑफ पार्टिकल्स हो जाएगा एंड c = क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो हम लोग यूज करते हैं 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड एंड e क्या हो जाएगा? पार्टिकल्स। अगर इस इक्वेशन को हम लोग 1 मान लें, ठीक है, क्या मान लें? 1 मान लें। दूसरा इक्वेशन हम लोग पुट करते हैं कि इसमें वेव नेचर यानी कि लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। तो वेव नेचर किसने दिया था? मैक्स प्लैंक्स ने एक इक्वेशन को ड्राइव किया था। तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक्स इक्वेशन। क्या था मैक्स प्लैंक का इक्वेशन? कि एनर्जी जो होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे किसके? फ्रीक्वेंसी के। एनर्जी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के। अगर हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लैंक्स कांस्टेंट h/nu। हम लोग ये भी जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिख सकते हैं c/v
लेमडा। अगर न्यू का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं तो मेरे पास जो देखने को मिलेगा वो क्या हो जाएगा, c बाई लेमडा। इसको हम लोग इक्वेशन कितना मान लें, 2 मान लेते हैं, और इसे हम लोग क्या माने, इक्वेशन 1। अगर ये दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करते हैं, लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप क्या पाओगे, अगर दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ से एनर्जी और एनर्जी कट जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, hc बाई लेमडा इजकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, mc स्क्वायर ना, क्या लिख सकते हैं, mc स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें लेमडा निकालना है, वेवलेंथ निकालना है, वेव नंबर निकालना है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह मूव कर रहे हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं mc स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएंगे, h नीचे आ जाएगा ना, hc आपका नीचे हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वेव नंबर इक्वल टू mc बाई क्या हो जाएंगे, h। लेकिन सोचो कि हमको निकालना है, क्या निकालना है, लेमडा, तो इसको हम लोग पलट देते हैं, तो लेमडा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, mc बाई क्या है नीचे, h। c को हम लोग क्या मानते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट। लेकिन किसी पार्टिकल्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ये फोटोन के बारे में बात हुआ था, अगर किसी पार्टिकल्स या मैटर के बारे में बात करते हैं तो c की जगह पे वेलोसिटी आ जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि c इक्वल टू v। तो अगर इसमें हम लोग पुट करते हैं तो लेमडा इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, h बाई एम बी। और हम लोग जानते हैं कि v इक्वल टू आपका क्या होता है, मास और वेलोसिटी का जो रिलेशनशिप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम। तो लेमडा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं h बाई पी। एक रिलेशनशिप आपका ये बन गया। और मेरा जो यहाँ पे डिब्बा में बंद है इसको लोग कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ये प्रूफ करना था, ये था। पहले इस बात को हम लोग समझते हैं, उसके बाद इस रिलेशनशिप को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो। इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है, अभी जो आपके बीच में जो थ्योरी आया, लेमडा इक्वल टू क्या आ गया था, लेमडा इक्वल टू h बाई एम बी आया ना। इस थ्योरी को अगर हम लोग समझें तो ये देखो क्या कहना चाहता है, हम लोग लेमडा को लिख सकते हैं कि ये जो लेमडा आया इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्रोगली, क्या बोलेंगे, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, वेव लेंथ, क्या बोलेंगे, डी ब्रोगली वेव लेंथ। वेव लेंथ कहाँ पे आएगा, जहाँ पे वेव बनेगा। ठीक है, और एच इक्वल टू जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो एच क्या इंडिकेट कर रहा है, प्लैंक्स कांस्टेंट शो कर रहा है। क्या ये प्लैंक्स कांस्टेंट हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू देखो 6.626 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, -34 जूल पर सेकेंड। ठीक है, एम इक्वल टू क्या है, एम इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं मास, एंड भी या फिर कहीं कहीं किसी रेफरेंस बुक में यू भी लिखता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि भी इक्वल टू आपका क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स हो गया। ध्यान से समझिए, रिलेशनशिप कहता है कि मेरे पास ये क्या है, लेमडा है, लेमडा वेव लेंथ, यानी कि कोई भी पार्टिकल्स अगर चल रहा है तो वेव में चल रहा है। इसको हम लोग कह सकते हैं क्रेस्ट और थ्रेस्ट हो गया, दो पार्ट्स हो गया कि वेव नेचर में आपका कोई भी पार्टिकल्स अगर मूव करता है तो वेव नेचर में होगा। दूसरी नेचर क्या बोला कि पार्टिकल्स नेचर होगा, भाई जो मूव करेगा वो तो पार्टिकल्स ही होंगे। लेकिन ये हमें शो करना है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी ऑर्बिटल्स में मूव कर रहा है तो 360 में, तो आपको ड्राइव करना है कि एम बी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एच बाई 2 पाई, 360 में शो करना है। तो इसके लिए हम लोग कर सकते हैं, कह सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास लेमडा इक्वल टू एच बाई एम बी है, तो किसी भी ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है तो एक न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मूव करेगा। मान लीजिए कि कोई भी न्यूक्लियस के सर्कुलर में कोई न्यूक्लियस है और इस सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पे मेरा कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और ये चार्ज आपका क्या हो गया, एसिलरेट हो गया। जब ये चार्ज इलेक्ट्रॉन एसिलरेट हो जाएगा तो ये मूव करने लगेगा। जब ये मूव करेंगे तो इसका वेलोसिटी को हम लोग क्या मान लेंगे, वेलोसिटी भी हो गया। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स मूव करके यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या मान सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग भी ई मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, भी ई मान सकते हैं। जब ये दोनों के बीच में हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर में क्या लग जाएगा, काइनेटिक्स एनर्जी। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि काइनेटिक्स एनर्जी इक्वल टू होता है फॉर्मूला 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है, इस काइनेटिक्स एनर्जी को ही से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो इसको लिख सकते हैं क्या, v इक्वल टू 1/2 m। इस v को आप चाहो तो यू लिख सकते हो, पर हम यहाँ पे v स्क्वायर ही रहने देते हैं। ठीक है,
आपका यहाँ पे क्या है v स्क्वायर है। आपको निकालना है कि इसका वेलोसिटी क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो 2 आ जाएगा 2ve और m क्या हो जाएगा आपका m नीचे आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये जो मेरा स्क्वायर है स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो v इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा √2be/m, ठीक है। एक रिलेशनशिप मेरा यहाँ से मिल गया, ये रिलेशनशिप मेरा बन गया 2be/m, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो दूसरा को हम लोग पोस्टुलेट किए। थर्ड रिलेशनशिप आपको पोस्टुलेट करना है कि mBr इक्वल टू क्या हो जाएगा ns/2π। मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि आपके पास भी आ गया, ठीक है। मेरे पास एक रिलेशनशिप आया था, क्या आया था, लैम्डा इक्वल टू h/mb, हमें लाना है लैम्डा, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया h/2π। आगे इस रिलेशन को आगे कर देते। अगर इस रिलेशन में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं किसका, लैम्डा इक्वल टू मेरा पहले आ गया था h/mb आया था, ठीक है। अगर ये वैल्यू को पुट करते हैं इस रिलेशनशिप में तो आपके पास क्या देखने को मिलेगा कि लैम्डा इक्वल टू जो कैलकुलेट करोगे वो आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू, इसको लोग क्लीन कर ले रहे हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगा आपके इसमें, देखो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगा जब ये रिलेशन को इसमें हम लोग पुट करते हैं तो लैम्डा इक्वल टू h रूट अंडर क्या है आपका पास 2be/m आ जाएगा। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि h का जो वैल्यू होता है वो 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड में होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होगा -1.6 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा -19 कूलम हो जाएगा। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg का बात कर सकते हैं, 31 kg होगा। और मेरे पास क्या बचेगा, अगर ये सारे वैल्यू को हम लोग इवैल्यूएट करते हैं तो मेरे पास जो रिलेशन आएगा उसका हम लोग लिख सकते हैं वैल्यू को, ठीक है। वो वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा आपका 12.26, क्या आ जाएगा अगर सारे वैल्यू को फाइंड करते तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 12.26 रूट अंडर v हो जाएगा। रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका v, और ये जो आपका आएगा ना वो डिस्टेंस किस में आ जाएगा एंगस्ट्रम में। यहाँ से मेरा दो रिलेशनशिप प्रूव हुआ, b इक्वल टू ये हो चुका था, ये मेरा किस लिए आ जाएगा इक्वेशन, जब इसको कोई भी हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे ऐसे सिचुएशन में हम लोग इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। आगे इसी में आपको देख, इसी बात को समझो। मान लो कि यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, क्या हम लोग मान सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको हम लोग मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मेरा कितना वोल्ट है 100 वोल्ट है, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस है जो मूव कर रहा है वो कितना स्पीड से घूम कर रहा है 1.26 एंगस्ट्रम की स्पीड से मूव कर रहा है, किस में, सर्कुलर ऑर्बिट में। n मेरा क्या इंटीजर है, तो अगर इसको हम लोग को लिखना है कि ये अगर एंगुलर मोमेंटम में मूव करता है तो 2πr मतलब 360 डिग्री में रेडियस के विदाउट में मूव कर रहा है, तो लिख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो 2πr है जो कि n लैम्डा के साथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। 2πr है जो मूव कर रहा है n लैम्डा के साथ में। अगर इसी रिलेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा, mBr इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपके पास में आ जाएगा इक्वल टू NH/mBr आ जाएगा ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, mBr हमको लाना है, mBr इक्वल टू तो आपके बीच में क्या हो जाना चाहिए NH/mb, क्या हो जाएगा NH/mb, यहाँ पे ये रिलेशन आ जाएगा। अगर इसी को सॉल्व करेंगे तो देखो ये mBr को हम लोग यहाँ पे ले आते हैं और ये 2πr को यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा mBr इक्वल टू NH/2π में ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा। यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स बन रहा है ये मेरा थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो सर्कमफेरेंस बनेगा वो हम लोग कह सकते हैं ना कि एक मार्जिन वेव बनेगा, दूसरा क्रॉसिंग वेव बनेगा, मार्जिन वेव क्रॉसिंग वेव, इसको हम लोग कह सकते हैं इंटरफेरेंस और दूसरा को हम लोग कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव। पहला क्या हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव और दूसरा क्या हो जाएगा इंस्ट्रक्टिव। एक हो जाएगा मार्जिन, दूसरा क्या हो जाएगा क्रॉसिंग। मान लीजिए कि कोई वेव है क्रॉस लाइन में, ये वेव इसके अंदर सराउंडिंग में क्या हो रहा है, बन रहा है एंगुलर मोमेंटम में, ठीक है। वेव मेरा क्लियर नहीं बन पा रहा है पर हम बना के दिखाते हैं, ठीक है। दो वेव आपके बीच में बनेगा क्रॉसिंग। देखिए यहाँ पे दो तरह का फेज बन रहा है, पहला कंस्ट्रक्टिव फेज इंटरफेज, सेकंड क्या हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव फेज। और ये सारे में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, मूव करेंगे 360 डिग्री में, क्योंकि मेरे पास एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू आ गया है NH/2π लैम्डा के बराबर में। ये क्या है न्यूक्लियस है, ये भी आपका क्या है न्यूक्लियस है।
ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं ये मेरा क्या है, वेवलेंथ है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के साथ मूव कर रहे हैं। थैंक यू।